कहानी की शुरुआत चक से होती है, जो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी फेडरल एक्सप्रेस में मैनेजर था, जिसका काम पार्सल डिलीवरी करना था। इसी सिलसिले में कुछ हफ्ते पहले वो अमेरिका से मलेशिया एक जरूरी पार्सल लेकर जा रहा था। फ्लाइट के दौरान अचानक तेज हवाओं का सामना होता है, जिससे प्लेन अपना रास्ता भटक जाता है और उसका संपर्क भी टूट जाता है। चक को इस बारे में पता चलता है, लेकिन वो ज्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब पायलट संभाल लेंगे और वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो आराम से वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगता है, लेकिन तभी अचानक प्लेन के कार्गो सेक्शन में आग लग जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। ये सब इतना अचानक होता है कि चक लगभग प्लेन से बाहर खिंच जाता है, लेकिन पायलट तेजी से उसे पकड़कर वापस सीट पर बैठा देता है और बताता है कि अब उन्हें समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। हालात बहुत खराब हो चुके होते हैं। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है और उसी समय चक की नजर उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई घड़ी पर पड़ती है, जो नीचे गिर चुकी होती है। पायलट उसे जल्दी से लाइफ जैकेट पहनने को कहता है, लेकिन वो दूसरी तरफ होती है। इस मुश्किल पल में चक एक ऐसा फैसला लेता है जो बाद में उसकी जिंदगी बदल देता है। वो लाइफ जैकेट छोड़कर घड़ी उठाने चला जाता है। जैसे ही वो घड़ी उठाता है और वापस जैकेट लेने की कोशिश करता है, तभी प्लेन समुद्र में गिर जाता है। चक किसी तरह इस हादसे में जिंदा बच जाता है। वो घबराया हुआ पानी के ऊपर आता है, लेकिन तभी प्लेन का ढांचा टूटने लगता है और पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। इस खतरनाक स्थिति के बीच उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। वो तुरंत लाइफ राफ्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैग प्लेन में फंस जाता है और उसे नीचे खींचने लगता है। ये पल बेहद डरावना होता है, क्योंकि वो डूब सकता था, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और राफ्ट उसे ऊपर खींच लेती है। काफी मेहनत के बाद वो राफ्ट में चढ़ जाता है, लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। वो देखता है कि वो धीरे धीरे एक चालू इंजन की तरफ बह रहा है। वो पूरी ताकत से तैरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की ताकत के सामने वो कमजोर पड़ जाता है। तभी अचानक इंजन में जोरदार विस्फोट होता है, जिससे वो किसी तरह बच जाता है। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, तूफान और ऊंची ऊंची लहरें होती हैं। प्लेन पूरी तरह से समुद्र में समा चुका होता है और चक बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो सिर्फ राफ्ट की रस्सी को कसकर पकड़कर बैठा रहता है और दिल में यही दुआ करता है कि ये छोटी सी नाव पलटे नहीं। पता नहीं कितनी देर तक वो तूफानी समुद्र में भटकता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी लाइफ राफ्ट एक चट्टान से टकराती है और धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लगती है। लेकिन इस बार ये उसके लिए बुरी खबर नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब है कि वो आखिरकार किनारे तक पहुंच चुका है। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर वो उस राफ्ट को घसीटते हुए रेत तक ले आता है। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी अंधेरे को हटाती है, चक को ऐसा महसूस होता है जैसे वो फिर से जिंदा हो गया हो, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब होती है। वो पूरी तरह थका हुआ, कमजोर और टूट चुका होता है। काफी देर तक वहीं पड़े रहने के बाद जब उसमें थोड़ी सी ताकत आती है, तो वो अपने साथ बचे हुए सामान को चेक करना शुरू करता है। उसका कम्युनिकेशन डिवाइस पूरी तरह पानी से खराब हो चुका होता है। उसकी गर्लफ्रेंड की दी हुई घड़ी भी अब बंद हो चुकी होती है। उसके साथ जो कुछ किनारे तक पहुंचा होता है, वो बस कुछ बिखरे हुए पार्सल होते हैं। वो धीरे धीरे उस खराब हो चुकी राफ्ट को खींचते हुए जंगल की तरफ बढ़ता है और इस सुनसान टापू पर इंसानों के किसी भी निशान को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और ठंडी उदास हवा होती है। कोई इंसान, कोई आवाज, कुछ भी नहीं। उम्मीद के सहारे वो समुद्र किनारे रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है, ताकि अगर कोई प्लेन ऊपर से गुजरे तो उसे देख सके। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। कुछ ही देर बाद लहरें आकर उस लिखे हुए शब्द को मिटा देती हैं। ये देखकर उसका मन और भी टूट जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक ऊंची जगह पर फिर से हेल्प लिखता है, ताकि दूर से भी दिख सके। इसके बाद वो समुद्र के किनारे बैठकर घंटों तक किसी के आने का इंतजार करता रहता है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है, शाम रात में बदल जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। आखिरकार उसे ये समझ आ जाता है कि आज की रात उसे यहीं अकेले बितानी पड़ेगी। ये रात उसके लिए बहुत डरावनी होती है। हर आवाज उसे चौंका देती है, हर हलचल उसे खतरा लगती है। रात के बीच अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो घबरा कर उठता है और अंधेरे जंगल की तरफ देखने लगता है। कुछ भी साफ नजर नहीं आता, बस घना अंधेरा। वो अपने हाथ में एक चप्पू पकड़कर पूरी तरह सतर्क हो जाता है, जैसे किसी भी खतरे के लिए तैयार हो। लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज फिर से नहीं आती। धीरे धीरे वो खुद को समझाता है और वापस शांत होने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है, तो कुछ और पार्सल समुद्र की लहरों के साथ बहकर किनारे आ जाते हैं। चक उन्हें इकट्ठा करने लगता है और देखने लगता है कि उनमें क्या है। तभी अचानक वही अजीब आवाज फिर से सुनाई देती है। इस बार वो थोड़ा हिम्मत जुटाता है, पार्सल को छोड़कर धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता है। दिल की धड़कन तेज होती जाती है, लेकिन जब वो करीब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई खतरनाक चीज नहीं, बल्कि पेड़ से गिरते हुए नारियल की आवाज थी।
ये जानकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब वो उन नारियलों को इकट्ठा करता है क्योंकि उसे समझ आता है कि इससे उसे पानी मिल सकता है। लेकिन नारियल खोलना इतना आसान नहीं होता। वो कई तरीके अपनाता है, पत्थर से मारता है, जोर लगाता है, लेकिन नारियल टूटता ही नहीं। उल्टा उसके हाथ में पकड़ा पत्थर ही टूट जाता है। फिर अचानक उसे एक आइडिया आता है। जब वो पत्थर के टूटे हुए तेज किनारों को देखता है, वो उसी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे नारियल का बाहरी हिस्सा हटाता है। इसके बाद वो उत्साह में उसे जोर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने पर सारा पानी बाहर गिर जाता है और उसे कुछ भी पीने को नहीं मिलता। उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। आखिरकार वो समझदारी से काम लेता है और एक नुकीले पत्थर से नारियल में छोटा सा छेद करता है। इस बार वो आराम से उसमें से पानी पीता है और उसे ताजगी महसूस होती है। ये उसके लिए बहुत बड़ी राहत होती है। दोपहर में थोड़ा संभलने के बाद वो आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। ज्यादा दूर नहीं जाने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो जगह हवा और बारिश से बचने के लिए काफी अच्छी होती है, लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है। उसके मन में अभी भी एक उम्मीद होती है। वो सामने दिख रही पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वहां से शायद उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख जाए। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, रास्ते में नुकीले पत्थर और चट्टानें उसे रोकने लगती हैं। हर कदम उसके लिए दर्द भरा होता है, जैसे वो कीलों पर चल रहा हो। उसके पैर पहले से ही जख्मी होते हैं, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए कपड़े के टुकड़े फाड़कर अपने पैरों पर बांधता है। वो अपने मोजों के अंदर पत्ते भरता है और इस तरह एक तरह के अस्थायी जूते बना लेता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उसी हाल में पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, हर कदम मुश्किल लेकिन उम्मीद के साथ। कुछ समय बाद आखिरकार चक उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचकर वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और तभी उसे अपनी किस्मत का असली सच समझ आता है। चारों ओर सिर्फ अंतहीन समुद्र ही समुद्र नजर आता है। जहां तक आंखें जाती हैं, बस पानी ही पानी। इस पल उसे एहसास होता है कि वो कितना किस्मत वाला है कि इतने विशाल समुद्र के बीच उसे ये छोटा सा टापू मिला। लेकिन साथ ही ये भी सच था कि वो बेहद बदकिस्मत है, क्योंकि ये टापू इतना सुनसान है कि यहाँ तक शायद ही कभी कोई पहुंचता हो। ये जगह ऐसी लगती है जैसे सिर्फ लहरें ही इसे ढूंढ पाती हैं, इंसान नहीं। इस सोच के साथ ही उसके मन में डर और निराशा घर करने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। वो पूरी तरह टूटने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर पानी में तैरती हुई एक चीज पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि वो एक इंसान है, प्लेन का पायलट। ये देखकर उसके अंदर अचानक उम्मीद की एक किरण जागती है। वो बिना देर किए तेजी से पानी में कूदता है और तैरकर उस शरीर तक पहुंचता है। वो बड़ी सावधानी से पायलट को पलटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पायलट की मौत काफी पहले ही हो चुकी होती है। ये देखकर चक कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे किनारे तक खींच कर ले आता है। काफी देर तक वो सोचता रहता है। फिर आखिरकार वो पायलट के जूते उतार लेता है। जूते उसके साइज के नहीं होते, लेकिन उसके लिए ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अब तक वो नंगे पैरों से ही सब झेल रहा था। इसके बाद उसे पायलट के पास एक टॉर्च मिलती है। वो उसे ऑन करके देखता है और किस्मत से वो अभी भी काम कर रही होती है। ये उसके लिए बहुत बड़ी राहत होती है। फिर वो पायलट का वॉलेट खोलता है और उसमें उसकी पहचान से जुड़ी चीजें पाता है। साथ ही एक फैमिली फोटो भी होती है। उस फोटो को देखकर चक कुछ पल के लिए भावुक हो जाता है। वो पायलट की जानकारी याद रखता है और फिर उसी जगह एक गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है। वो उस फैमिली फोटो को भी उसके साथ रख देता है और पास की चट्टान पर उसकी जानकारी उकेर देता है, ताकि उसकी पहचान कभी खो न जाए। ये सब करने के बाद ही वो खुद को थोड़ा सुकून महसूस करता है और फिर उन जूतों को पहन लेता है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगती है, वो सो नहीं पाता। उसकी नजर बार बार अपनी गर्लफ्रेंड की दी हुई घड़ी पर जाती है। वो सोचने लगता है कि जब उसकी मौत की खबर उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंचेगी तो उस पर क्या बीतेगी। ये ख्याल उसे अंदर से तोड़ देता है। उसे वो दिन याद आता है जब वो फ्लाइट पर चढ़ने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को नया साल का गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट के अंदर उसने एक एंगेजमेंट रिंग रखी होती है। वो उसे कहता है कि वो इसे नए साल की रात को ही खोले और तब तक वो वापस आ जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन आखिरी मुलाकात बन गया। अब उस टापू पर जिंदा रहने की उसकी सबसे बड़ी वजह बन जाती है अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा मिलने की उम्मीद। वही उम्मीद उसे हर दिन जीने की ताकत देती है। लेकिन लगातार कई दिनों तक सिर्फ नारियल खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे पेट की समस्या हो जाती है और वो समझ जाता है कि अब उसे कुछ और खाने की जरूरत है। वो जमीन पर जमा पानी और पत्तों पर जमी ओस को इकट्ठा करके पीने लगता है, जिससे उसकी पानी की जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन खाना अभी भी एक बड़ी समस्या बना रहता है। वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में उसे कोई खास सफलता नहीं मिलती। रात को एक बार वो आधी नींद में समुद्र किनारे जाता है। तभी उसकी नजर दूर कहीं टिमटिमाती हुई रोशनी पर पड़ती है। ये देखकर वो अचानक बेहद खुश हो जाता है, जैसे उसे जिंदगी का एक और मौका मिल गया हो। वो तुरंत अपनी टॉर्च उठाता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है ताकि सामने वाला उसे देख सके। वो पूरी ताकत से इशारा करता है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है।
फिर भी वो हार नहीं मानता और एक बड़ा फैसला लेता है। वो खुद उस रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, वो अपनी आधी टूटी हुई राफ्ट लेकर समुद्र में निकल पड़ता है। शुरुआत में वो एक एक करके लहरों को पार करता जाता है, लेकिन आगे जाकर लहरें और भी खतरनाक होती जाती हैं। हर अगली लहर पहले से ऊंची और ताकतवर होती है। वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार समुद्र की ताकत के सामने हार जाता है। लहरें उसे बार बार नीचे गिराती हैं, उसे चट्टानों से टकरा देती हैं और उसके पैर में भी चोट लग जाती है। पूरी कोशिश के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाता और हार मानकर वापस टापू की तरफ लौट आता है। नाकाम होकर वापस लौटने के बाद चक बहुत बुरी हालत में होता है। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था, ऊपर से अब नई चोटें भी लग चुकी थीं। वो किसी तरह उस आधी टूटी हुई राफ्ट को घसीटते हुए वापस किनारे तक लाता है, लेकिन उसे अपने घाव ठीक करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि अचानक मौसम बदलने लगता है। आसमान काला हो जाता है और तेज तूफान आने लगता है। हालात को देखते हुए चक जल्दी जल्दी अपने बचे हुए पार्सल्स को राफ्ट से ढक देता है ताकि वो खराब ना हो, और खुद भागकर उसी गुफा में जाकर छिप जाता है जिसे उसने पहले देखा था। ये गुफा उसे हवा और बारिश से थोड़ी सुरक्षा देती है। अंदर जाते ही उसे एक छोटा सा पानी जमा होने वाला गड्ढा दिखता है। वो घिसटते हुए वहां तक पहुंचता है और उसमें से पानी पीता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि पानी पीने के तुरंत बाद ही वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन इस पूरी भाग दौड़ में वो एक बहुत जरूरी चीज भूल जाता है। उसकी टॉर्च अभी भी जल रही होती है। वो उसे बंद करना भूल गया होता है और धीरे धीरे उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। ये वही टॉर्च थी जो उसकी आखिरी उम्मीद बन सकती थी, और अब वो भी खत्म हो चुकी होती है। अगले दिन जब चक होश में आता है तो वो अपने बचे हुए पार्सल्स को देखता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वो इन्हें कभी डिलीवर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फैसला करता है कि अब इन्हें खोल लेना ही बेहतर है। शायद इनमें से कुछ चीजें उसके काम आ जाएं। वो एक एक करके सारे पार्सल खोलने लगता है। पहले पार्सल में उसे एक वीडियो टेप मिलता है, दूसरे में किसी का तलाक का पेपर होता है, तीसरे में एक बुजुर्ग द्वारा अपने पोते के लिए भेजा गया एक छोटा सा गिफ्ट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा काम की चीज उसे एक जोड़ी आइस स्केट्स मिलती है। इसके बाद उसे एक ड्रेस भी मिलती है जिसे वो बाद में काम में ला सकता है। लेकिन जब वो आखिरी पार्सल खोलने जाता है तो उस पर बने पंखों के निशान को देखकर वो रुक जाता है। उसे लगता है कि ये उसके लिए एक उम्मीद की निशानी है, इसीलिए वो उसे खोलता नहीं और तय करता है कि अगर वो कभी यहाँ से बाहर निकला तो इस पार्सल को खुद जाकर डिलीवर करेगा। आइस स्केट्स उसके बहुत काम आते हैं। वो उनके तेज किनारों से कपड़ा काटता है और अपने जख्म पर पट्टी करता है, फिर उस पर प्लास्टिक जैसा कवर लगाकर उसे जूते के फीते से कसकर बांध देता है। इस तरह वो अपने घाव का इलाज करता है। इसके बाद वो उस ड्रेस को काटकर एक तरह का जाल बनाता है ताकि मछली पकड़ सके। वो लकड़ी को नुकीला बनाकर एक भाले की तरह इस्तेमाल करता है और एक केकड़ा पकड़ भी लेता है। लेकिन जब वो उसे खाने की कोशिश करता है तो फिर से वही घिनौना मांस देखकर उसका मन खराब हो जाता है और वो उसे नहीं खा पाता। अब वो फिर से आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो पूरे दिन और पूरी रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। उसके हाथ छिल जाते हैं, दर्द से भर जाते हैं। थक कर वो नारियल खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके दांत में दर्द शुरू हो जाता है। उसे कीड़ा लग चुका होता है। अब वो नारियल को सीधे नहीं खा सकता, इसलिए उसे पत्थर से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में खाना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान उसे एक नई बात समझ आती है। जब वो पत्थर को रगड़ता है तो उससे गर्मी पैदा होती है। यही चीज उसे एक नया आइडिया देती है। वो सोचता है कि अगर रगड़ से गर्मी निकल सकती है तो आग भी पैदा की जा सकती है। वो तुरंत इस तरीके को अपनाने लगता है, लेकिन इस बार भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। उल्टा उसके हाथ और ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लगातार मिल रही नाकामयाबियों से वो पूरी तरह टूट जाता है। उसका गुस्सा, उसकी निराशा सब एक साथ बाहर आ जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, चीजें फेंकता है, लेकिन इस सुनसान टापू पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। कुछ देर बाद वो खुद को शांत करता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ गुस्से का कोई मतलब नहीं है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे शांत रहकर सोच समझकर काम करना होगा। वो अपने जख्मों का इलाज करता है और फिर से लकड़ियां उठाकर आग जलाने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी नजर एक वॉलीबॉल पर पड़ती है जो उसके खून से सनी होती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी इंसान का चेहरा हो। वो उसमें अपने हाथ के खून और थोड़ी लार मिलाकर आंख, नाक और मुंह बना देता है और उसे एक नाम देता है, विल्सन। अब वो उस बॉल से बात करने लगता है जैसे वो कोई इंसान हो। इस सुनसान जिंदगी में विल्सन उसका एकमात्र साथी बन जाता है। वो आग जलाने की कोशिश करते हुए उससे बातें करता रहता है और शायद इसी साथ की वजह से उसका हौसला बना रहता है। आखिरकार इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो आग जलाने में सफल हो जाता है। रात को वो एक बड़ा सा अलाव जलाता है। आग की रोशनी उसके अंदर के अंधेरे को थोड़ा कम कर देती है। अब उसे लगता है कि शायद वो यहाँ जिंदा रह सकता है। वो समुद्री खाने का एक अच्छा सा खाना खाता है और फिर बैठकर सोचता है कि उसे बचाए जाने की कितनी संभावना है। लेकिन जब वो इसका अंदाजा लगाता है तो सच बहुत डरावना होता है।
उसे पता चलता है कि जिस इलाके में वो है वो करीब 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है, जो 2 बड़े राज्यों जितना होता है, और इतने बड़े इलाके में उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। ये सोचकर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। अब चक को एक और बड़ी परेशानी घेर लेती है, उसके दांत का दर्द। कीड़े लगे उस दांत की वजह से उसे इतना तेज दर्द होता है कि वो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो ठीक से खा भी नहीं पाता, सो भी नहीं पाता। आखिरकार वो फैसला करता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खुद ही इसका इलाज करना पड़ेगा। बहुत हिम्मत जुटाकर वो एक पत्थर की मदद से अपने उस खराब दांत को तोड़कर निकाल देता है। ये पल बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन इसके बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान चक पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो पहले जैसा कमजोर और अनजान इंसान नहीं रहा। उसने मछली पकड़ना सीख लिया होता है, वो भी इतनी अच्छी तरह कि अब उसके लिए ये काम बिल्कुल आसान हो चुका होता है। जो कच्ची मछली कभी उसे घिन दिलाती थी, अब वो बिना किसी परेशानी के उसे खा लेता है। उसने उस टापू की जिंदगी को पूरी तरह अपना लिया होता है। धीरे धीरे वो इस सच्चाई को भी स्वीकार कर लेता है कि शायद वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। उसकी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी होती हैं। लेकिन तभी एक दिन कुछ अलग होता है। अचानक उसे बाहर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो चौकन्ना हो जाता है और तुरंत बाहर जाकर देखता है कि आखिर हुआ क्या है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि समुद्र की लहरों के साथ एक बड़ा सा टिन का टुकड़ा किनारे पर आकर अटक गया है, जो शायद किसी जहाज या किसी चीज का हिस्सा था। पहले तो वो सावधानी से उसे देखता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कोई खतरा तो नहीं है। फिर धीरे से उसे छूता है। इतने सालों बाद किसी ऐसी चीज को छूना जो इंसानी दुनिया से जुड़ी हो, उसके लिए एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो फिर से अपने पुराने जीवन को महसूस कर रहा हो। वो उस टिन के टुकड़े को खींचकर किनारे तक ले आता है और काफी देर तक उसे ध्यान से देखता रहता है। लेकिन शुरुआत में उसे समझ नहीं आता कि इसका वो क्या कर सकता है। ये बस एक बेकार सा टुकड़ा लगता है। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और उस टिन की चादर को पलट देता है। उसी पल चक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो समझ जाता है कि ये कोई बेकार चीज नहीं है, यही उसकी आजादी का रास्ता बन सकती है। अब वो तय करता है कि वो एक मजबूत राफ्ट बनाएगा और इस टापू से निकलने की कोशिश करेगा। इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता। वो पूरी तैयारी के साथ काम शुरू करता है। मजबूत लकड़ियां इकट्ठा करता है, बेलों और पेड़ों की छाल से रस्सियां बनाता है और हर चीज को ध्यान से जोड़ता है ताकि उसका बेड़ा मजबूत बने। उसके हिसाब से करीब 1.5 महीने बाद हवा की दिशा सही होगी जो उसे इस टापू से दूर ले जा सकती है। इसलिए उसे उस समय से पहले अपना काम पूरा करना ही होगा। दिन रात मेहनत करते हुए उसका काम धीरे धीरे पूरा होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता है, एक नई समस्या सामने आ जाती है। रस्सी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए थी वो खत्म हो जाती है। मजबूरी में उसे वीडियो टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है चीजों को बांधने के लिए। लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर रहता है कि कहीं ये मजबूत न निकले। इसी दौरान विल्सन, जो अब उसका सबसे करीबी साथी बन चुका है, जैसे उसे इशारा करता है कि और रस्सी कहाँ मिल सकती है। लेकिन चक उस जगह पर जाने से डरता है। वो जगह उसे उसकी सबसे कमजोर याद दिलाती है, वो समय जब उसने खुद की जान लेने के बारे में सोचा था। आखिरकार वो हिम्मत करता है और उस जगह पर जाता है। वहां एक लकड़ी का ढांचा होता है जिसे उसने पहले खुद को फांसी देने के लिए बनाया था, ताकि वो रस्सी की मजबूती चेक कर सके। लेकिन उस समय पेड़ की डाल टूट गई थी और उसका प्लान फेल हो गया था, जिससे उसने अपना इरादा बदल दिया था। वो उस रस्सी को निकालता है और वापस गुफा में आता है। लेकिन वहां आकर विल्सन जैसे उसे चिढ़ाने लगता है, उसकी उस कमजोरी की याद दिलाता है। ये बात चक को बहुत गुस्सा दिला देती है। गुस्से में आकर वो विल्सन को उठाकर गुफा के बाहर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा शांत होता है, उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। विल्सन उसका इकलौता साथी था। वो तुरंत घबराकर गुफा से बाहर भागता है और उसे ढूंढने लगता है। काफी तलाश के बाद उसे विल्सन पत्थरों के बीच फंसा हुआ मिल जाता है। उसे देखकर चक की जान में जान आती है। वो बार बार उससे माफी मांगता है, जैसे वो सच में कोई इंसान हो। फिर वो अपने खून से उसका चेहरा दोबारा ठीक करता है, जो समुद्र के पानी से धुंधला पड़ गया था। इस तरह दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। अब उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होती है। उसका बेड़ा तैयार है, बस सही समय का इंतजार है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका चक इतने समय से इंतजार कर रहा था। हवा की दिशा अब बिल्कुल सही होती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की दी हुई उस पुरानी घड़ी को संभाल कर रखता है और उस आखिरी पार्सल को भी अच्छे से पैक करता है जिसे उसने अब तक नहीं खोला था। उसके लिए वो पार्सल सिर्फ एक डिलीवरी नहीं, बल्कि उम्मीद और इंसानियत से जुड़ा एक वादा बन चुका होता है। फिर वो उस टिन के टुकड़े पर पीले रंग से एक खास निशान बनाता है, जैसे वो अपनी आजादी का प्रतीक हो।
टापू छोड़ने से पहले वो चट्टान पर अपने यहाँ बिताए गए 1500 दिनों का हिसाब लिखता है, जैसे अपनी पूरी कहानी को एक निशान के रूप में छोड़ रहा हो। इसके बाद वो पूरी ताकत लगाकर अपने बनाए हुए बेड़े को समुद्र में धकेलता है और खुद भी उस पर चढ़ जाता है। चक पूरे जोर से चप्पू चलाता है और विल्सन उसके साथ होता है। दोनों मिलकर बड़ी बड़ी लहरों का सामना करते हैं। इस बार वही लहरें जो पहले उसे रोक चुकी थीं, अब उसे नहीं रोक पाती। वो उन्हें पार कर जाता है। आखिरकार 4 साल तक जिस टापू ने उसे कैद करके रखा था, उससे वो बाहर निकल जाता है। इस बार किस्मत जैसे उसका साथ देने लगती है। समय पर बारिश होती है, जिससे उसे पीने का पानी मिल जाता है। मौसम साफ रहता है, जिससे वो आसानी से मछली पकड़ पाता है। यहाँ तक कि रात में समुद्र में तैरती हुई व्हेल भी उसका साथ देती नजर आती है, जैसे वो अकेला नहीं है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अचानक एक दिन भयंकर तूफान आ जाता है। तेज हवाएं उसके बनाए हुए उस टिन वाले हिस्से को उड़ा ले जाती हैं, जो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। चारों तरफ से घिरा हुआ चक अब कहीं छिप भी नहीं सकता। वो बस विल्सन को कसकर पकड़ लेता है और खुद को तूफान के हवाले कर देता है। अगली सुबह जब तूफान शांत होता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसका बेड़ा लगभग टूट चुका होता है और सबसे बड़ा झटका ये होता है कि विल्सन अब उसके पास नहीं होता। वो घबराकर चारों तरफ देखता है। तभी उसे दूर पानी में विल्सन बहता हुआ नजर आता है, धीरे धीरे उससे दूर जाता हुआ। चक बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद पड़ता है। वो पूरी ताकत से तैरता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका बेड़ा भी बह सकता है, इसलिए वो उसे रस्सी से बांध देता है। वो विल्सन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। वो बेड़े को खींचने की कोशिश करता है ताकि और आगे जा सके, लेकिन इस कोशिश में रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला होता है। एक तरफ उसका बेड़ा है जो उसकी जिंदगी का सहारा है, और दूसरी तरफ विल्सन है जो उसका इकलौता साथी है। कुछ पल के लिए वो टूट जाता है, लेकिन आखिरकार वो जीने का फैसला करता है और विल्सन को जाने देता है। विल्सन को खोने के बाद चक पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर जीने की इच्छा लगभग खत्म हो जाती है। वो खुद को समुद्र के हवाले कर देता है और बस बहता रहता है बिना किसी दिशा के। काफी समय बीत जाता है और फिर एक दिन उसके पीछे एक बड़ा जहाज दिखाई देता है। उसके साथ चल रही व्हेल जैसे उसे इशारा करती है। वो मुड़कर देखता है और आखिरी ताकत जुटाकर मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देती है। उसे बचा लिया जाता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि वो जिंदा है, तो वो ये खबर सुनकर ही बेहोश हो जाती है। इतने सालों बाद ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वापसी के दौरान उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे लेने एयरपोर्ट आएगी। ये सुनकर चक के मन में अजीब सी हलचल होती है। खुशी भी होती है, लेकिन साथ ही डर भी कि वो अब कैसे सामना करेगा। दोस्त उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी गर्लफ्रेंड की कोई गलती नहीं थी। सबको लगा था कि चक मर चुका है, यहाँ तक कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चक एक कमरे में इंतजार करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आती। उसकी जगह एक आदमी आता है जो अब उसका पति होता है। वो चक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चक कुछ बोल नहीं पाता। असल में चक उसे दोष नहीं दे रहा होता, बस वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती, तो उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब हालात का खेल है। कुछ समय बाद जब सब लोग चले जाते हैं, चक अकेला रह जाता है। वो जमीन पर लेटा हुआ अपनी घड़ी को देखता रहता है और पुरानी यादों में खो जाता है। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाता और अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लंबे समय बाद एक दूसरे को गले लगाते हैं। वो पल बेहद भावुक होता है, लेकिन सच्चाई अभी भी वही होती है। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। घर के अंदर चक उसकी जिंदगी को देखता है, उसकी फैमिली, उसकी बेटी, और उसे एहसास होता है कि अगर वो उस दिन नहीं गया होता तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। दोनों बात करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। चक अपनी घड़ी उसे वापस कर देता है, जैसे वो अपने रिश्ते को वहीं खत्म कर रहा हो। लेकिन उसे ये जानकर हैरानी होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसे ढूंढना बंद नहीं किया था। उसने अपने करियर तक की परवाह नहीं की। फिर भी अब सब कुछ बदल चुका होता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि अब उन्हें अलग अलग रास्तों पर चलना होगा। आखिरी बार दोनों बारिश में एक दूसरे को गले लगाते हैं, अपने प्यार और दर्द को महसूस करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। अगले दिन चक उस आखिरी पार्सल को लेकर उसके पते पर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो एक नोट छोड़ देता है कि इस पार्सल ने उसकी जान बचाई। इसके बाद वो एक चौराहे पर पहुंचता है जहां उसे समझ नहीं आता कि अब उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए। तभी एक औरत उसे रास्ता बताती है और चली जाती है। उसकी गाड़ी के पीछे वही पंखों वाला निशान बना होता है। चक कुछ देर सोचता है और फिर उसी दिशा में चल पड़ता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान जीने की कोशिश करता रहे तो एक दिन वो अपना रास्ता जरूर ढूंढ लेता है।